सभी को गुड मॉर्निंग। आज इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इम्यूनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिगार्डिंग संबंधित जो है कि हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है। तो आज इम्यूनाइजेशन को तोड़ मरोड़ के रख देंगे अपन। ऐसा कोई सा भी एमसीक्यू नहीं छोड़ेंगे जहां से सीएचओ के अंदर इससे हम वंचित रह जाए उस प्रश्न को करने से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री निकालते हैं। हिस्ट्री से काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है कि वर्ल्ड वाइड कब आया था। तो ये है कि 1974 के अंदर आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक और हिस्ट्री निकाल लेते हैं कि जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर कुछ चेंजेस किया था और फिर आया था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये कब आया था? ये आया था 1978 के अंदर आया था। और इस प्रोग्राम से संबंधित एक और जानकारी जो है कि आप लोग याद रखिएगा कि इस प्रोग्राम में जो है कि एमएमआर को इंक्लूड नहीं किया गया था। इस प्रोग्राम में जो है कि एमएमआर को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन टाइफॉइड वैक्सीन को इंक्लूड किया गया था। क्वेश्चन बनता है कि विच वैक्सीन आर इंक्लूडेड इन एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो आप लोग लिखिएगा टाइफॉइड वैक्सीन इंक्लूडेड इन इम्यूनाइजेशन एक्सपेक्टेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बट एमएमआर वैक्सीन नॉट इंक्लूडेड इन ईपीआई। ईपीआई इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो उसको क्या होता है? ईपीआई, एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और हिस्ट्री निकालते हैं अपन। यूपीआई यूआईपी। यूआईपी बोले तो एक तो होता है वीआईपी। वीआईपी तो अपन है नहीं, लेकिन अपन क्या है? यूआईपी। यूआईपी बोले तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये कब आया था? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था 1985 के अंदर। सीएचओ की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछली एमपी सीएचओ के अंदर ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया था। तो भाई यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था 1985 के अंदर। क्लियर है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक भाई साहब के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये भाई साहब आजकल हर एग्जाम में थोड़ा उछल कूदल ज्यादा ही करते हैं। कहीं किसी न किसी एग्जाम में आकर टपक जाते हैं कि भाई मेरा काम बताओ। तो उन भाई साहब का नाम है एडवर्ड जेनर। क्या नाम है उन भाई साहब का? एडवर्ड जेनर। तो जो एडवर्ड जेनर भाई साहब हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है, जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसको डिस्कवर किया था। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर कब किया था? 1998 के अंदर क्वेश्चन आया था। सॉरी 1998 के अंदर इनको डिस्कवर किया था। तो जो एडवर्ड जेनर भाई साहब है, नहीं, उनसे रिलेटेड प्रश्न यह बनता है कि हु डिस्कवर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो वहां पर इन भाई साहब का नाम जरूर देना। वरना भाई साहब क्या है कि बहुत सी बार नाराज हो जाते हैं, अपन दूसरे का नाम देते हैं तो ये क्या करते हैं? माइनस मार्किंग करके अपना नंबर कटवा देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने इम्यूनाइजेशन की जो हिस्ट्री थी ये कम्प्लीटली पढ़ ली है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1974 के अंदर क्या आया था? ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था। ट्रिक से याद रखिएगा। पहले 1974, फिर 1978 के अंदर ईपीआई आया था, फिर 1985 के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन अब वैक्सीन के बारे में जानकारी ले लेते हैं भाई कि वैक्सीन का कैसे क्या प्रबंधन है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले अपन देखते हैं लाइव वैक्सीन के बारे में। लाइव वैक्सीन के बारे में जानकारी दे लेते हैं कि लाइव वैक्सीन कौन कौन सी होती है। इसकी आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी सारी लाइव वैक्सीन है तो आपके लिए ट्रिक भी हमने बनाई रखी है। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक देखिएगा। इसके लिए ट्रिक देखिएगा आप, बॉय लव द क्राइम। बॉय लव द क्राइम, इसका मतलब ये नहीं है कि रियल में लड़के क्राइम करते हैं, लेकिन ये क्या ट्रिक बनाई हुई है? बॉय लव द क्राइम। तो इस ट्रिक को देखिए आप। इसमें बॉय लव द क्राइम जो ये अपन ने जो पूरा बनाया है सिंबल, बॉय लव द क्राइम, इसमें देखिए कि इसमें जो है कि जो बी किसको इंडिकेट करता है? बी बीसीजी वैक्सीन को इंडिकेट करता है। जो ओ है वो ओपीवी को इंडिकेट करता है। जो एल है, क्या है? जो एल है ये ऐसे ही बनाया गया है याद रखने के लिए। लव बीच में जोड़ना जरूरी था। अगर लव नहीं जोड़ते तो प्यार नहीं आता और फिर अपन याद नहीं रख पाते इस चीज को। द जो थीम है वो टाइफॉइड को इंडिकेट करता है। इसमें सी जो है वो चिकन पॉक्स को इंडिकेट करता है। आर जो है वो रूबेला को इंडिकेट करता है। जो आई है वो इन्फ्लुएंजा को इंडिकेट करता है। जो एम है वो मीजल्स को इंडिकेट करता है। और ई जो है वो एपिडेमिक टाइफस को इंडिकेट करता है। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को?
इसमें समझाने समझने वाली कोई बात नहीं है, जो लिखा है वही जो ऐसा कैसा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको शॉर्टली में रिव्यू कर रहा हूँ सबको। ये मैं पिछले वीडियोस में आप सभी को बता चुका हूँ और इनसे संबंधित डीप नॉलेज आपको दे चुका हूँ, लेकिन आप सबकी डिमांड थी कि मैं CHO का एक क्रैश कोर्स बनाऊँ, तो इसमें क्या है CHO का क्रैश कोर्स चल रहा है। प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, एक बार सब्सक्राइब कर दें, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, फटाफट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जब तक नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, फटाफट कर दीजिए। चलिए, तो भाई साहब आपने देख लिया है कि जो है कि लाइव वैक्सीन की पूरी ट्रिक समझ गए हैं आप लोग। अब ताबड़तोड़ तरीके से इसको याद रखिएगा, बहुत मुश्किल से बनाई थी आपके लिए है। क्लियर है? चलिए, एक और चीज है जो अपने ट्रिक में जमी नहीं है यार, लव के बीच में क्या है कि वो थोड़ा जमा नहीं था, तो इसी वजह से थोड़ा देख लीजिएगा इसको भाई, कि जो अपने रोटा वायरस है ये भी क्या है, लाइव वैक्सीन है भाई। जो अपने रोटा वायरस है ये भी क्या है, एक तरीके की लाइव वैक्सीन है। क्लियर है? तो इसको ट्रिक में जोड़ा नहीं था, जमा नहीं था सिस्टम, है ना। अब अपन बात करते हैं किल्ड वैक्सीन के बारे में। किसके बारे में? अपन किल्ड वैक्सीन के बारे में बात करेंगे अब, कि किल्ड वैक्सीन का क्या तौर तरीका होता है, उसको कैसे याद रखेंगे अपन। तो किल्ड वैक्सीन लिख लेते हैं यहाँ पे, और किल्ड वैक्सीन की जो ट्रिक है वो आपके सामने आती हुई कि परी 4 थी दिल्ली में। क्या? ऐसे तो दिल्ली में बहुत सारी परियां हैं, लेकिन स्पेशली इसके लिए याद रखिएगा कि दिल्ली के अंदर केवल 4 ही परी थी। क्या थी? परी 4 थी दिल्ली में। तो इसमें देखिएगा, परियों को बुलाते हैं अपन। इसमें जो है कि जो पी सिंबल है, इसमें जो पी सिंबल है वो किसको इंडिकेट करेगा? पोलियो साल की किल्ड वैक्सीन है यहाँ पे, है ना। उधर भी लाइव वैक्सीन में भी आपने देखा था, वो कौन सी थी? वो दूसरी थी भाई, वो लाइव वैक्सीन थी, है ना। और ये हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी, एच जो सिंबल है 4, इसमें जो 4 रिलेटेड है एच, वो किससे है? और इसमें जो आर था, है ना, इसमें जो चार जो है वो किसमें है? कोलेरा को सिंबल करता है। और जो थी जो THI इसमें जो वर्ड है टाइफाइड को इंडिकेट करता है। और दिल्ली में किसमें? DPT को इंडिकेट करता है। क्लियर है? तो देखिएगा, हम सबसे पहले ये जो है वो किसको है? PARI बोले तो P से है पोलियो, A से है हेपेटाइटिस, R से है रेबीज और I से है इन्फ्लुएंजा। 4 बोले तो क्या है? कोलेरा। और थी बोले तो क्या है? टाइफाइड। और दिल्ली में किसको इंडिकेट करेगा? DPT वैक्सीन को इंडिकेट करेगा। क्लियर है? और अगर आपके हिसाब से दूसरी लगे तो दूसरी ट्रिक भी बना सकते हैं। ये क्या है कि मुझे याद थी तो मैंने इसमें रिमेम्बर करने के लिए बनवा दी, है ना। ठीक है, चलिए आगे हम BCG वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई BCG वैक्सीन का कैसे क्या रहेगा इसमें, है ना। तो जो BCG वैक्सीन होती है, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। BCG वैक्सीन की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्या होती है? बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। इसको आप किसी ट्रिक के द्वारा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सी बार एग्जाम में डायरेक्टली इसकी फुल फॉर्म पूछ ली, स्पेशली CHO के एग्जाम में तो पूछ ली जाती है कि BCG वैक्सीन की फुल फॉर्म क्या है। क्लियर है? 2020 का जो पेपर हुआ था बहुत इजी पेपर आया, तो उसमें प्रश्न पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCG वैक्सीन, तो बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, आगे देखिएगा, जो इसका जो रूट है, ये रूट क्या है BCG वैक्सीन का। इसको BCG वैक्सीन को कैसे लगाएंगे अपन? इसका जो रूट रहेगा वो रहेगा इंट्राडर्मल। क्या रहेगा? इंट्राडर्मल रहेगा। और मोस्टली किस पर? लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर लगाएंगे इसको, लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर BCG वैक्सीन को अपन एडमिनिस्टर करेंगे। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो BCG वैक्सीन को जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा? वो लेफ्ट अपर आर्म रहेगा, इंट्राडर्मली रहेगा। ठीक है, ये लायोफिलाइज्ड फॉर्म में होती है। काय में होती है? लायोफिलाइज्ड का मतलब होता है ये पाउडर फॉर्म के अंदर आती है। किसके अंदर आती है भाई? पाउडर फॉर्म के अंदर आती है। तो पाउडर फॉर्म के अंदर आती है तो इसको डिसोल्व भी किया जाता होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसोल्व करने के लिए क्या किया जाता है इसमें? डिसोल्व किसमें क्या है? नॉर्मल सेलाइन के अंदर डिसोल्व किया जाता है। नॉर्मल सेलाइन के अंदर किसको? BCG वैक्सीन को डिसोल्व किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो यहाँ पे आप लोगों को याद रखने के लिए बता देता हूं मैं कि
जो एमआर होता है, मीजल्स, जो मीजल्स की जो वैक्सीन होती है उसको स्टेराइल वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है। एमआर किसमें? स्टेरॉइल वाटर, स्टेराइल वाटर। एमआर को किस में डिजोल्व किया जाएगा भाई? स्टेरल वाटर को अंदर डिजोल्व किया जाएगा। वहीं जो बीसीजी है वो उसको किस में? नॉर्मल सेलाइन के अंदर डिजोल्व किया जाएगा। क्लियर है? जो बीसीजी वैक्सीन है इसको अपन, इसकी जो डोज रहेगी, इसकी जो डोज रहेगी वो क्या रहेगी? बीसीजी वैक्सीन की इसकी जो डोज रहेगी वो रहेगी, अगर अपन इसको 8 बर्थ लगा रहे हैं, 8 बर्थ लगा रहे हैं तो क्या रहेगी? 0.05 ml, 0.05 ml रहेगी। अगर अपन इसको 6 वीक्स पे लगा रहे हैं, 6 वीक्स पे लगा रहे हैं तो इसकी जो डोज होगी वो क्या आएगी? 0.1 ml, 0.1 ml। लेकिन अगर हम इसको, सॉरी, अपन जो है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सी बार आता है कि मतलब एम्स में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि 1 साल का बच्चा है जो आपके पास आया है, और तो आप उसमें बीसीजी वैक्सीन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? उसने 8 बर्थ पे नहीं लगाया है। तो जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन क्या है इसके लगाने का? मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर। क्या है मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन? 1 ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, एम्स तक में पूछा गया है कि बीसीजी वैक्सीन को लगाने का मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा? 1 ईयर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन ने इसको किसमें रिकॉन्स्टिट्यूट किया था? इसमें अपन ने इसको एनएस के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूट किया था। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद अपन क्या करेंगे? इसको कितने घंटे के अंदर इस्तेमाल में करना है और कितने घंटे बाद इसको फेंक देना है? तो भाई इसको मतलब एनएस में घोलने के बाद 4 घंटे के अंदर इसको इस्तेमाल में ले लेना है। अगर 4 घंटे के अंदर इसको इस्तेमाल में नहीं किया गया तो इसको क्या कर देंगे? उसके बाद अपन इसको डिस्पोज कर देंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है, स्टोरेज टेम्परेचर क्या रहेगा इसका? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जो बीसीजी वैक्सीन है इसका स्टोरेज टेम्परेचर क्या रहेगा? 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ये डायरेक्टली पूछा गया प्रश्न है और डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, है ना? ठीक है ना? आफ्टर वैक्सीनेशन की बात करते हैं। भाई बीसीजी का टीका अपन ने बच्चे को लगा दिया है, अब उसमें क्या क्या बदलाव, क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, और जिनके लिए एक नर्स को या एक एनएम को सावधानी बरतनी होती है और जो भी कंप्लेंट्स आती है उनसे रिगार्डिंग उनको फॉलो करना होती है। तो देखिएगा इसमें है दो, अगर जैसे अपन ने वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया या वैक्सीन इम्यूनाइजेशन किया तो उसके 2 से 3 वीक्स के डेवलप होंगे? उसके पेप्यूल डेवलप होंगे। पेप्यूल 8 से 12 वीक्स के बाद क्या होगी? परमानेंट स्कार फॉर्मेशन होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सी बार तो इमेज देके प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 8 से 12 वीक्स पहले बच्चे के बीसीजी वैक्सीन लगाया था और अब इसके स्कार फॉर्मेशन हो गया है। तो बहुत बार कंसर्न भी होता है पेरेंट्स के लिए कि ये मिटेगा कि नहीं मिटेगा। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, बीसीजी वैक्सीन अपन लगा क्यों रहे हैं? ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करता है? तो ये टीबी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करता है। और जो इसकी जो टाइम ड्यूरेशन कब तक प्रोटेक्शन करेगा? तो 15 से 20 साल तक प्रोटेक्शन करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रख लीजिएगा इस चीज को। तो ये कभी भी किसी भी एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टीबी को जो खत्म करने का टारगेट है वो कब है? 2025 का है। कितने का है? 2025 का है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर काफी फोकस है अभी, तो ये कभी भी पूछ लिया जाएगा। ओके।